ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरेज। क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम? एक्सरेज। एक्सरेज क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इट इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वेवलेंथ होगी बेटा 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻2 एंगस्ट्रॉम तक। वेवलेंथ इसकी हम पढ़ते हैं एक्सरेज की, ठीक है ना। मतलब इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, स्मॉल वेवलेंथ बेटा। इस वेव की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक्सरेज वाली, उसकी वेवलेंथ क्या है बेटा? -10⁻2 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10⁻2 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है ना। तो इसकी वेवलेंथ क्या है बेटा? बहुत छोटी है। तो रिलेटिवली फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई, रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी है इसकी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ बेटा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमें पता है c/λ होता है। c इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ की यूनिवर्सली पोर्शनल होता है। तो अगर वेवलेंथ छोटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी एनर्जी क्या होगी? हाई। एनर्जी क्या होगी? हाई, रिलेटिवली हाई एनर्जी, ठीक है बेटा। हाई एनर्जी होगी। किसकी एनर्जी हाई होगी? क्योंकि एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। ये एच न्यू किसकी एनर्जी है बेटा? ये एक्सरे के एक फोटोन की एनर्जी है। एक्सरे के इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो एक्सरे के अंदर आ रहा है उसकी एक फोटोन की एनर्जी है। क्या है उसके एक फोटोन की एनर्जी कितनी है बेटा? एच न्यू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एक फोटोन की, तो एनर्जी भी ज़्यादा है, ठीक है ना। हाई एनर्जी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो हाई एनर्जी होने के कारण हाई पेनिट्रेशन डेप्थ होती है। क्या होती है? हाई पेनिट्रेशन डेप्थ फॉर फिजिकल सब्सटेंसेस, फिजिकल सब्सटेंसेस के अंदर इसकी इस जो एक्सरे होती है उसकी हाई पेनिट्रेशन डेप्थ होती है, काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। हाई पेनिट्रेशन डेप्थ किस वजह से ऐसा होता है? हाई एनर्जी होने के कारण। किस वजह से ऐसा होता है बेटा? हाई एनर्जी होने के कारण, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ, पेनिट्रेशन डेप्थ के बेसिस पर हम क्या करते हैं बेटा? एक्सरे को कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। दो तरीके से एक्सरे कैटेगराइज किया गया, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे। सॉफ्ट एक्सरेज के नाम से और हार्ड एक्सरेज के नाम से, ठीक है बेटा। सॉफ्ट एक्सरे का मतलब क्या होगा? रिलेटिवली लो एनर्जी, और हार्ड एक्सरे का मतलब होगा रिलेटिवली हाई एनर्जी, मतलब इसकी हाई पेनिट्रेशन डेप्थ होगी, हाई एनर्जी, ठीक है बेटा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाई एनर्जी का मतलब वेवलेंथ छोटी, यानी वेवलेंथ होनी चाहिए हमारी 1 एंगस्ट्रॉम से छोटी, ठीक है। और लो एनर्जी मतलब वेवलेंथ थोड़ी बड़ी, तो वेवलेंथ हम ले लेते हैं इसमें 10 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा, लगभग अप्रॉक्सीमेट है। क्या ये? अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन डेप्थ हमने एक्सरे को कैटेगराइज किया सॉफ्ट एक्सरे में और हार्ड एक्सरे में। तो मैं एक्सरे अब कैसे बनती है, प्रोडक्शन कैसा होता है एक्सरे का, ठीक है, वो सब समझेंगे, ठीक है। तो एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है? तो एक्सरे प्रोडक्शन तो हम उसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? एक कूलिज ट्यूब को पढ़ना होगा, ठीक है ना। मान लो एक कूलिज ट्यूब है बेटा, ऐसी एक कूलिज ट्यूब पढ़ लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। ऐसी एक हमने कूलिज ट्यूब पढ़ी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई। क्या लगाई बेटा? एक इलेक्ट्रॉन गन लगाई, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालेगी इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है। और हमने क्या करा बेटा? यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया, हाई टेंशन बैटरी लगाई। क्या लगाई? हाई टेंशन बैटरी। और ये एनोड मटेरियल है मेरा। क्या है ये? एनोड मटेरियल। इसको ऐसा ले लीजिए आप, ठीक है ना, लगभग कुछ ऐसा एनोड मटेरियल है, ठीक है। और एनोड को हमने पॉजिटिव करके, और हाई टेंशन बैटरी है। हाई टेंशन बैटरी का मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है बेटा। तो अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन निकाले इस इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन निकाले। उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया किसने? इस बैटरी ने, ठीक है। मान लो लगभग वो जीरो काइनेटिक एनर्जी से निकले थे। काइनेटिक एनर्जी क्या थी उनकी? जीरो थी यहाँ पे लगभग। जब वो निकले, जब निकले इलेक्ट्रॉन गन से, ठीक है ना, ऐसा समझने के लिए हम बोल देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या थी? मान लो पहले जीरो थी, ठीक है बेटा।
ठीक है, 0 थी। तब उनको एक्सेलरेट किसने कराया? इस बैटरी ने एक्सेलरेट कराया। जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आए तो बैटरी कितना वर्क कर चुकी है बेटा? बैटरी वर्क कर चुकी है E इंटू वी, ठीक है ना, ये E इंटू वी वर्क कर चुकी है। और उसी वर्क ने क्या करा? काइनेटिक एनर्जी बनाई। उसी वर्क ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी बनाई। तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी आ गई। जस्ट टक्कर मारने से पहले इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनके पास क्या आ गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब जाके टक्कर मारेंगे एनोड पे, एनोड पे टक्कर मारेंगे, ठीक है ना, एनोड हैवी मेटल का लेते हैं, ठीक है ना। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाके इस पर टक्कर मारेंगे तो क्या होगा? एकदम से टक्कर मारते ही इनका मोमेंटम क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगा। इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, यानी ब्रेकिंग होगी, ठीक है। क्या होगी? ब्रेकिंग बोल सकते हैं, इनकी स्पीड कम होगी, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करते हुए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक बेटा एक्सेलरेट करते हुए जा रहे हैं, हमें मैक्सवेल ने बताया है, मैक्सवेल ने अपनी थर्ड पोस्टुलेट में यही बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा, कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्या निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा है बेटा, तो क्या निकाल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकाल रहा है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन सी है? कैथोड रेज है। वो क्या है बेटा? कैथोड रेज, ठीक है ना। तो कैथोड रेज का सोर्स क्या है? कैथोड, इसको एनोड बोल रहा हूँ तो इसको कैथोड बोल देते हैं, कैथोड इस फिलामेंट को, है ना। तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो कैथोड रेज का सोर्स क्या है बेटा? कैथोड रेज का सोर्स क्या है? कैथोड, ठीक है बेटा। तो अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ से इस पर टक्कर मारने से पहले इनका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, आ गई कि नहीं आ गई? और वो कितनी है? E इंटू वी है, ठीक, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। और हमने इसमें माना है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या थी? लगभग 0 थी। तो जैसे ही आई, जैसे ही टक्कर लगी, जैसे ही इस एनोड के साथ टक्कर लगी, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की ब्रेकिंग हुई, इनकी स्पीड कम हुई। जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे उनकी स्पीड क्या हुई? कम। कुछ की स्पीड 0 भी हो गई, कुछ की स्पीड कुछ हद तक कम हुई, ठीक है ना। जैसे मान लो 10 यूनिट की एनर्जी थी, 10 यूनिट ये वर्क हुआ और 10 यूनिट जो है हमारी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक है। तो हो सकता है ब्रेकिंग के बाद काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के बाद 2 यूनिट बचे, हो सकता है 4 यूनिट बचे, और करोड़ों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कुछ की हो सकता है 10 लाख की उनमें से 4 यूनिट बचे, 50 लाख की उनमें से कुछ 5 यूनिट बचे, और मान लो 50,000 की कुछ मान लो बचे हमारी 9.7, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी की ब्रेकिंग, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की स्पीड की क्या होगी? ब्रेकिंग होगी। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की बेसिकली क्या होनी है? ब्रेकिंग होनी है, ठीक है ना। जब ब्रेकिंग होगी तो वो डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? डी एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो उस समय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेंगी, क्योंकि जब वो डी एक्सेलरेट करेगा तब भी तो एक चार्ज पार्टिकल डी एक्सेलरेट करेगा तब भी रेडिएशन निकालेगा। तो जो रेडिएशन निकाल रहा होगा वो एक्सरेज होंगी। क्या होंगी? वो एक्सरेज। ये जो एक्सपेरिमेंट होता है कूलिज ट्यूब के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ये कूलिज ट्यूब के अंदर, ठीक है। ये वैक्यूम बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है? वैक्यूम बनाई जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसी बनाई जाती है? वैक्यूम बनाई जाती है। इसको और डिटेल में समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो मैं समझते हैं, मान लो कि ये सोर्स है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है ना, और ये हमारा ये नोड टारगेट मटेरियल है। क्या है हमारा? मान लीजिए कुछ ऐसा टारगेट मटेरियल है, एनोड है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन आए, कैथोड रे निकालते हुए आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कौन सी रेज निकालते हुए आ रहे हैं? कैथोड रेज निकालते हुए इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है उनके पास? के। काइनेटिक एनर्जी क्या है उनके पास? के। तो जब यहाँ से निकले इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो उनका काइनेटिक एनर्जी क्या बची? मान लो के फाइनल बची। क्या बची? के फाइनल, ठीक है बेटा। तो लॉस कितनी हुई? लॉस हुई के माइनस के फाइनल। कितनी हुई? किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, जब, क्योंकि ये के फाइनल अलग अलग लॉस होगा। ये के फाइनल क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। हर इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन की ब्रेकिंग हो जाएगी, ये के एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। कुछ की k/2 हो जाएगी, कुछ की k/3 हो जाएगी, k/4 हो जाएगी, कुछ भी हो सकती है ना। तो ये लॉस अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ठीक है बेटा। मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है? मैक्सिमम लॉस कितना पॉसिबल है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 ही हो जाए, तो मैक्सिमम लॉस आ जाएगा, यानी के हो जाए, यानी E इंटू वी। E इंटू वी इज व्हाट? मैक्सिमम लॉस पॉसिबल। मैक्सिमम लॉस पॉसिबल। तो ये जो लॉस गया, ये कहाँ गई? ये लॉस कहाँ गया बेटा? ये लॉस ने ही तो एक्सरे बनाया। इस लॉस ने ही क्या बनाया? एक्सरे। अब इस लॉस ने जो एक्सरे बनाया, तो उनकी फोटोन की, उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E इंटू वी। किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उससे कोरस्पॉन्डिंग एक फोटोन ही निकलेगा, ठीक है। तो जो फोटोन निकलेगा उसकी जो एनर्जी होगी बेटा h न्यू होगी, ठीक है ना। और ये न्यू मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकलेगी
हमारी E इंटू वी बाई एच, ठीक है, और C बाय लैम्डा लिखूंगा तो लैम्डा मिनिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो ये होगा ई वी बाई एच। तो लैम्डा मिनिमम क्या होगा बेटा, लैम्डा मिनिमम होगा एच सी बाई ई वी, एच सी बाई ई वी। इस लैम्डा मिनिमम को बोलते हैं हम कट ऑफ वेवलेंथ, इस लैम्डा मिनिमम को बोलते हैं हम कट ऑफ वेवलेंथ। इससे ज़्यादा लॉस तो पॉसिबल है ही नहीं बेटा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही हो जाए, इससे ज़्यादा लॉस तो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये लॉस हमारा बेसिकली फोटोन की एनर्जी में जाएगा, जो फोटोन एमिट करेगा एक्सरे का ना, ठीक है, उसमें जाएगा, ठीक है बेटा। तो लॉस इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो यानी लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ इससे छोटी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर बेटा मैक्सिमम लॉस होगा तो मैक्सिमम फ्री एनर्जी होगी उस फोटोन की, मैक्सिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, तो वेवलेंथ क्या आएगी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी वेवलेंथ को हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, कट ऑफ वेवलेंथ। बेसिकली और वेवलेंथ के भी इलेक्ट्रॉन्स हों और वेवलेंथ के भी फोटोन्स होंगे, अभी हम उसको डिटेल में समझेंगे, इसको बोलते हैं हम कट ऑफ वेवलेंथ। तो हम इस वैल्यू को जब हम निकाल लेते हैं, ये आता है 1 2 4 3 1 अपॉन वी, सारा सॉल्व कर लिया और ये एंगस्ट्रॉम में आ गया। किस में आ गया बेटा, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये काफ़ी हेल्पफुल रिजल्ट हो सकता है आपके लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। अब हम प्लॉट करते हैं बेटा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। अब इस बात को जब हम प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ को जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। अब ऐसा समझिए, मान लीजिए बेटा कि यहाँ से करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स आए, कितने आए, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आए, समझिए एग्जाम्पल के रूप में समझिए आप कि 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं अगर सामने से, तो मान लीजिए बेटा 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी, 5, और काइनेटिक एनर्जी मान लो यहाँ पर 10 यूनिट है, कितनी है, 10 यूनिट, समझने के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 यूनिट है, ठीक है बेटा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, मान लो चेंज होती रहेगी वो, तो 5 लाख की फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो हो गई 7 यूनिट, सही है बेटा, ठीक है। तो 3 यूनिट का लॉस हुआ, 3 यूनिट एनर्जी का क्या हुआ बेटा, लॉस। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी होगी एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3 यूनिट। वो जो भी यूनिट चेंज कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो उसके लिए वेवलेंथ कुछ आएगी, यानी अगर मैं बात करूं आपसे एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू, ये 3 यूनिट का एनर्जी का लॉस है, तो लैम्डा कुछ निकला बेटा, सही है। तो ऐसा हो सकता है, अब ये 5 लाख थे ऐसे 1 करोड़ में से, 1 करोड़ में से मान लो 2.5 लाख ऐसे हैं जिनकी मान लो 10 यूनिट थी ना, 10 यूनिट में से कितनी बची, मान लो बची फाइनली बची 3 यूनिट, कितनी बची, 3 यूनिट, ऐसे 2.5 लाख है मान लो। तो 2.5 लाख है तो कितना लॉस हो गया, 7 का लॉस हो गया, तो एच सी बाय लैम्डा 7 भी आ गया। तो उन 2.5 लाख का वेवलेंथ क्या आएगा, एच सी बाय लैम्डा के हिसाब से आएगा, लैम्डा के हिसाब से, लैम्डा इसका इन एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 7 के हिसाब से सॉल्व होगा, और इन 5 लाख का लैम्डा के साथ सॉल्व होगा, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू 3 हिसाब से लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो लैम्डा की वैल्यू तो अलग अलग आएगी, लैम्डा की वैल्यू तो क्या आएगी बेटा, अलग अलग आएगी। तो हमने कुछ पैरामीटर्स लिए लैम्डा के, और कुछ हमने कई मान लो 5,000 10,000 वैल्यूज़ के लिए हमने लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए इंटेंसिटी का ग्राफ देखा। तो इंटेंसिटी का ग्राफ कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा ग्राफ आया इंटेंसिटी का, लगभग ऐसा, ऐसा समझ सकते हैं आप कि ग्राफ लगभग आया ऐसा। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है, इस ग्राफ का मतलब समझते हैं हम, ठीक है। तो अब पता है ये मिनिमम वेवलेंथ है, तो मिनिमम वेवलेंथ का बेसिकली इंटेंसिटी 0 है, ऐसा ग्राफ बताना चाह रहा है। लगभग क्या है उसकी इंटेंसिटी 0, लगभग 0 इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ बेटा, इंटेंसिटी क्या है, बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो इंटेंसिटी क्या है, जैसे मान लो कि मैक्सिमम लॉस हो जाए, मतलब 10 यूनिट का फाइनली काइनेटिक एनर्जी मान लो 0 बचे, ऐसे इक्का दुक्का होगा कोई, क्या होगा बेटा, ऐसा 1-2 होंगे कोई, मतलब ये तो 5-5 लाख 3-3 लाख 2.5 लाख थे ना, 7-8 कई लाख होंगे ऐसे, है ना। लेकिन कि सारी की सारी एनर्जी लॉस हो जाए, ऐसे कितने होंगे, कुछ होंगे, मतलब इक्का दुक्का होंगे, ठीक है। अब ठीक है, सारी एनर्जी लॉस होगी, 10 यूनिट एनर्जी लॉस होगी, लेकिन होंगे कितने ऐसे नंबर में, कोई इक्का दुक्का, यानी लगभग 0 के आसपास मान लेते हैं उसको, करोड़ों के हिसाब से तो इक्का दुक्का लगभग 0 के हिसाब से ही है। तो लगभग इसकी पूरी वैल्यू क्या आएगी, 0 नहीं आएगी क्या, इसीलिए इंटेंसिटी 0 है। लगभग किसको टेंड कर रही है, एक लगभग 0 को टेंड करती है, ठीक है बेटा। अब अगर मैं बात करूं कि मान लो भैया इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग बताओ, इस लैम्डा 1 के कोरस्पॉन्डिंग मान लो ये I1 आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है मेरे बेटा
कि जो लैम्डा 1 वेवलेंथ के फोटॉन्स होंगे, जो लैम्डा 1 वेवलेंथ के फोटॉन्स होंगे, ठीक है, मान लो ये है वो, मान लो ये लैम्डा 1 वेवलेंथ के फोटॉन्स है, वो 2.5 लाख है। क्या है वो? 2.5 लाख। तो बेसिकली लॉस कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है 7 यूनिट का लॉस हो रहा है, इनटू नंबर कितना है वो? 2.5 लाख। ठीक है, ये हुई इंटेंसिटी। दिस इज व्हाट इंटेंसिटी, मतलब सबकी बात करनी है सारे, मतलब 2.5 लाख है 7 एनर्जी लॉस वाले, ठीक है ना, 5 लाख है 3 एनर्जी लॉस वाले, ठीक है ना। तो ये जो लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 1 है, मान लो मेरा कितना, यहाँ से लैम्डा 1 है hc/7 मान लीजिए, तो जो I1 आ रहा है, ये आ रहा है 7 × 2.5 लाख टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम करेंगे तो I1 आएगा। दिस इज इंटेंसिटी, दिस इज व्हाट इंटेंसिटी। ठीक है, तो जो हमने पढ़ा इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सरे। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिन्यूस एक्सरे। बेसिकली प्रोडक्शन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूँ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एक्सरे कैन बी कैटेगराइज्ड, एक्सरे कैन बी कैटेगराइज्ड। सबसे पहला कॉन्टिन्यूस एक्सरे और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। दूसरा क्या बेटा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। जो हमने अभी पढ़ा है ये कॉन्टिन्यूस एक्सरे है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूस एक्सरे है जो हमने अभी पढ़ा है। जो ब्रेकिंग होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? जो ब्रेकिंग होती है, एनर्जी का जो लॉस होता है, ठीक है ना, कि 10 यूनिट से 0 बचा फाइनल एनर्जी, 10 यूनिट से 4 बची, 10 यूनिट से 3 बची, 10 यूनिट से 8 बची, 10 यूनिट से 7 बची, ये सब क्या है? लॉस। ये क्या है बेटा? कॉन्टिन्यूस एक्सरे के अंडर आएगा। किसके अंडर आएगा बेटा? कॉन्टिन्यूस एक्सरे के अंडर आएगा। ठीक है, तो अगर आपसे मैं एक सिंपल सा ग्राफ पूछूं, मान लो ये लैम्डा है, ये मान लो है हमारा इंटेंसिटी, मान लो ये 2 ग्राफ गिवन है अपने को। लेट अस सपोज कि मेरे को ये 2 ग्राफ गिवन है। लेट अस सपोज ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है। ठीक है, ये वोल्टेज V है ना, जिस पर हाई टेंशन बैटरी। ठीक है बेटा, तो ऐसे ही J1 वाला ग्राफ है, V1 वोल्ट पे बनाया गया है, 2 ग्राफ बनाया गया है, वो T2 वोल्ट, V2 वोल्ट पे बनाया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी वोल्टेज ज़्यादा है V1 और V2 में, V1 और V2 में कौन सी वोल्टेज ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या स्टडी करेंगे? लैम्डा मिनिमम के बेसिस पे। क्या स्टडी करेंगे? लैम्डा मिनिमम के बेसिस पे। अब देखिए, लैम्डा मिनिमम कट ऑफ वेवलेंथ जिसको हम बोलते हैं, कम किसकी है? कम है 1 की। 1 लैम्डा मिनिमम कम है, तो यानी वोल्टेज लैम्डा मिनिमम की क्या होगी? इसकी 1 की ज़्यादा होगी, यानी V1 विल बी ग्रेटर देन व्हाट? V2। V1 विल बी ग्रेटर देन व्हाट? V2। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल ऑन व्हाट? कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ एक्सरे। दिस इज ऑल ऑन व्हाट? कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ एक्सरे। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। उसमें क्या होगा? उसमें हमें और भी चीज़ें समझनी होंगी काफ़ी अच्छे से। ठीक है ना, अब उसको डिस्कस करते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को। जब हम कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को डिस्कस करेंगे बेटा, तो उसमें क्या होगा हमारे पास? उसमें हम एक एनोड का एक एटम डिस्कस करते हैं, मान लीजिए। ठीक है, ये एनोड था, ठीक है ना, मान लीजिए एनोड था, तो एनोड का न्यूक्लियस था मान लीजिए, ठीक है ना। ये एनोड की पहली शेल K शेल, ये मान लीजिए एनोड की L शेल, ये मान लीजिए M शेल, ये मान लीजिए N शेल, ऐसे मान लेते हैं हम। ठीक है, और सामने से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है मान लीजिए। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, न्यूक्लियस है और बाकी इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर रहे हैं अपनी अपनी शेल से। मान लो ये शेल कौन सी है? K शेल है। ये शेल कौन सी है? L शेल है। ये M शेल है। ये N शेल है। ऐसे समझ लीजिए। अब करोड़ों के हिसाब से बेटा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं सामने से, तो ठीक है। और ये एनोड, क्या एनोड जो है उसके एक एटम से हम इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का, तो ठीक है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इससे इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, और करोड़ों और बोइंग आपके 10 की पावर 20, 10 की पावर 19, 10 की पावर 15 1 सेंटीमीटर क्यूब में हिसाब से तो एटम है। ठीक है बेटा, तो मान लो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? 2 काम कर सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन मान लो सीधा सीधा आ रहा था और इसकी ब्रेकिंग हो, और ऐसे ब्रेक खा के ये इसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइनली कम बचे, यहाँ पे ज़्यादा थी इनिशियल। वही मैं बता रहा हूँ, लॉस हो रहा है जो एनर्जी का, है ना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लो 10 यूनिट थी, ये मान लो 2 यूनिट बची, तो 8 यूनिट का लॉस हो गया। ठीक है बेटा, एक काम तो ये हो रहा है। और ये काम में जो हम पढ़ रहे हैं एक्सरे, वो कॉन्टीन्यूस टाइप एक्सरे निकल रहे हैं। कौन सा एक्सरे निकल रहा है? वो कॉन्टीन्यूस एक्सरे। एक काम क्या हो सकता है हमारे पास? एक काम ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये इस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे। क्या कर दे? नॉकआउट।
शेल वाले इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे और खुद की ब्रेकिंग करके काइनेटिक एनर्जी लूज कर दे। काइनेटिक एनर्जी क्या कर दे? लूज कर दे। तो ब्रेकिंग हो ही रही है, साथ साथ ब्रेकिंग तो हो ही रही है, साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट भी कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट भी कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने से हुआ क्या? अगर ऐसा हो जाता है, मान लो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, तो होगा क्या? तो मान लो ये था हमारा के शेल, ये एल शेल थी, ये एम शेल थी, ये एन शेल थी, ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मान लो फिलहाल अगर मैं डिस्कस करूँ तो ये के थी, एल शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया, मान लो ये नॉकआउट हो गया। अब नॉकआउट हो गया तो यहाँ वैकेंसी बन गई। यहाँ क्या बन गई? वैकेंसी। वैकेंसी बन गई तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा? इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आना चाहेंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आना चाहेंगे, इवन जो इससे ऊपर वाली शेल होगी उसके इलेक्ट्रॉन्स भी आना चाहेंगे फिल करने के लिए, तो ठीक है ना। अब इस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में। इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जंप करते हुए क्या रिलीज करेगा? फोटोन रिलीज करेगा। जंप करते हुए क्या रिलीज करेगा बेटा? फोटोन रिलीज करेगा। अब फोटोन रिलीज करेगा तो उस फोटोन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, उस फोटोन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। और जो हम पहले फोटोन पढ़ रहे थे, यहाँ भी तो फोटोन ही निकल रहे हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ वेवलेंथ थी, ठीक है बेटा। तो मान लो कोई ऐसा फोटोन जिसकी वेवलेंथ इसकी वेवलेंथ से कोइंसाइड कर रही है, उसके लिए तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकिंग वाली तो थी उसके लिए। लेकिन अब इस बार उसके लिए कौन सी हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। कौन सी? ये ट्रांजिशन वाली एनर्जी भी ऐड हो जाएगी। तो जो हमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया ग्राफ को, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ को हमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया, तो ग्राफ लगभग बेटा ऐसा आया। ग्राफ लगभग आया ऐसा समझिए, ग्राफ ऐसा आया कुछ। ऐसा समझिए, ग्राफ लगभग कुछ ऐसा आया, ऐसा ग्राफ आया। तो ये पीक्स निकल आए। क्या निकल आए? पीक्स निकल आए। ये पीक्स निकल के आने का कारण क्या है? हमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया ग्राफ को, माइन्यूटली जब ऑब्जर्व किया तो पीक्स निकल आए। अब पीक्स निकल के आने का कारण क्या है रियलिटी में? आप सोचिए, जो ये वेवलेंथ है इससे कोरस्पॉन्डिंग कॉन्टिन्यूस वाली तो निकल ही रही थी इतनी, अचानक से ये ट्रांजिशन वाली एनर्जी भी आ गई, ट्रांजिशन वाली एनर्जी भी आ गई। और करोड़ों होंगे, करोड़ों में से कुछ लाखों होंगे जो इस फोटोन के होंगे, जो इस वेवलेंथ का फोटोन निकाल रहे होंगे, ठीक है ना। तो उन सबकी एनर्जी मिलाकर ये हो जाएगी। सही बात है। ऐसे ही यहाँ पर इस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग भी क्या होंगे? करोड़ों अरबों खरबों होंगे। उसके कोरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो ट्रांजिशंस होंगे, वही करोड़ों होंगे, है ना। तो जो कॉन्टिन्यूस एक्सरे बन रहा था वो तो बन ही रहा था इस वेवलेंथ पे, साथ साथ अब क्या बनने लगेगा? करेक्टर से एक्सरे बनने लगेगा, अचानक से इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होंगी। पीक्स के निकलने का कारण आपको समझ में आया, ठीक है बेटा। अब आपसे मैं कुछ डिस्कस करता हूँ और अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे मान लीजिए, ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा, ये हमारी के शेल है, ये हमारी एल शेल है, ये हमारी एम शेल है, ये हमारी एन शेल, ऐसे समझिए, ठीक है बेटा। ऐसा है मान लीजिए, ठीक है। अब वैकेंसी तो कहीं भी क्रिएट हो सकती है, के में भी हो सकती है, एल में भी हो सकती है, एम में भी हो सकती है, एन में भी हो सकती है बेटा। तो मान लीजिए के में वैकेंसी क्रिएट होती है, के में वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए ट्रांजिशन ये हो सकता है, ट्रांजिशन ये भी हो सकता है कि एल शेल से हो, ट्रांजिशन एम शेल से हो सकता है, ट्रांजिशन एन शेल से भी हो सकता है। तो जो एम शेल से होगा उसको बोलेंगे के अल्फा ट्रांजिशन, जो यहाँ से होगा उसको बोलेंगे के बीटा ट्रांजिशन, जो यहाँ से होगा उसको बोलेंगे के गामा ट्रांजिशन, के पे ही हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मान लो एल में वैकेंसी थी तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए ट्रांजिशन यहाँ से हो सकता है, और ट्रांजिशन कहाँ से हो सकता है बेटा? यहाँ से हो सकता है। तो इस ट्रांजिशन को बोलेंगे एल अल्फ़ा, इसको बोलेंगे एल बीटा। सिमिलरली यहाँ भी वैकेंसी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो ट्रांजिशन ये भी हो सकता है, तो इस ट्रांजिशन को बोलेंगे एम अल्फ़ा। ऐसे